नमस्कार दोस्तों, आपका प्रदीप की पाठशाला में स्वागत है। आज हम 25 दिसंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और उससे जो भी रिलेटेड हमारा जीएस का पोर्शन होगा, जीके का पोर्शन जो स्टैटिक जीके बोलते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। आप अपनी तैयारी को अच्छे से रखिएगा। हरियाणा में अभी 3 एग्ज़ाम आने वाले हैं, ग्रुप डी का, सीईटी का जो हुआ था उसका मेंस का और एचसीएस का। यहाँ पर जो जीएस का पोर्शन होगा, जीके बोलते हैं जिसे, उसको इस प्लेटफॉर्म पे कवर किया जा रहा है, ना कि आपको रटाया जा रहा है। यहाँ पर आपको कंसेप्चुअली भी बताया जा रहा है क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। प्रदीप की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मैं आपका। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? वर्ल्ड एड्स डे। 10 दिसंबर को सिर्फ 10 राइट है तेरे पास, ह्यूमन राइट्स डे। 2 दिसंबर को नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, क्योंकि 2 की रात को क्या हुआ था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 21 दिसंबर को क्या मनाया जाता था दोस्तों? मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। हमने याद किया था अभी। सबसे छोटा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को क्या बनाते हैं हम? 21 जून को बनाया जाता है योगा डे, सबसे बड़ा दिन। 21 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है दोस्तों, और उस दिन हम क्या बनाते हैं? मेडिटेशन डे। और सबसे पहला मेडिटेशन डे 2024, और योगा डे 2015। हम सब पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ। पिछली वीडियो जाके देखिएगा, रिवाइज कीजिएगा, याद मैं अपने आप करा दूंगा, डोंट वरी। 22 दिसंबर को क्या, बाई मैथ पढ़ लिया क्या तूने? बाई मैथ पढ़ लिया क्या? श्रीनिवास रामानुजन। 24 दिसंबर को क्या बना जाते हैं? कंज्यूमर एक्ट 1986 आया था, कंज्यूमर अवेयरनेस डे बनाते हैं। 25 दिसंबर जो कि आज है, 25 दिसंबर को क्या क्या बनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे, वाजपेयी जी का हैप्पी बर्थडे था। ये हमने रिवाइज कर लिए हैं। धीरे धीरे हमें सब डेट्स ऐसे ही मंथ वाइज याद हो जाएंगी। हमें 50 से 60 सेकंड लगे हैं बस आज हमें। क्वेश्चन ऑफ द डे, नायग्रा रिवर कहाँ पाई जाती है? ये सीईटी का मेंस का जो पेपर हुआ था, जो पिछली बार एचएससी ने लिया था, उसमें आया था, जो कैंसिल हो गया था। आप इसका आंसर फाइंड आउट कीजिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा इसका आंसर आपको। दोस्तों हम एक इनिशिएटिव और साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मेरे को 1 मिनट लगेगी डेली। हम डेली नोबेल प्राइज पढ़ेंगे, एक वीक में हमारे नोबेल प्राइज कंप्लीट हो जाएंगे कि नोबेल प्राइज आज फिजिक्स में किसको मिला, केमिस्ट्री में किसको मिला, मेडिकल उसमें किसको मिला। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट लगेगी। हम उसको ट्रिक वाइज याद भी करेंगे, ताकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं नोबेल प्राइज किसको मिलते हैं, और इसमें साइंटिस्ट भी बहुत होते हैं, तो उसको नाम याद करना थोड़ा कठिन है। तो हम डेली जैसे नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज पढ़ रहे हैं ना, डेली धीरे 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 धीरे, तो इसको 1 से 1.5 मिनट लगेगा, तो उसको याद कर लेंगे। तो पहला नोबेल प्राइज 2025 में फिजिक्स में किसको मिला है? इन 3 लोगों को मिला दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसकी याद करने की मैंने थोड़ी ट्रिक बनाई है अपने आप, 10 मिनट लगा के बैठ के। एक मार्टिन है, लड़के का नाम क्या है? मार्टिन। मार्टिन की माँ दुआ करती है, मार्टिन की माँ दुआ करती है, हे देव, मार्टिन को क्लर्क लगा दे, मार्टिन को क्लर्क लगा दे। कहाँ पे क्लर्क लगाना है? फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में। और फिजिक्स का डिपार्टमेंट कहाँ है? जो टनल में है। एक मान लीजिए कोई कॉलेज है, कॉलेज में फिजिक्स का डिपार्टमेंट है, जो एक टनल में बनाया हुआ है। और वो टनल में क्या करेगा? जो क्लर्क लगेगा मार्टिन, वहां वो इलेक्ट्रिक सर्किट का डाटा फीड करता रहेगा। क्लैरिकल काम मोस्टली होता है, कंप्यूटर बैठ के आपको डाटा फीड करना होता है। तो दोबारा पढ़िए, हे देव, मार्टिन को क्लर्क लगा दो फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में, जो टनल में है, फिजिक्स वाला डिपार्टमेंट जो कि टनल में है, वहां पर मार्टिन को क्लर्क लगा दो, वहां वो इलेक्ट्रिक सर्किट का डाटा फीड करता रहेगा। ठीक है सर, पढ़ लिया। तो 3 लोग कौन है? पहले तो क्लर्क लगेगा, कौन लगेगा क्लर्क? ये रहा, आप पढ़िए, क्लार्क, क्लार्क। ठीक है, हे देव, देव से बना है देवोरेट। तो आप बस इतना याद रखिए, ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इजिली। देवोरेट से बना देव। मार्टिन तो अपना है ही, ठीक है ना, इधर मार्टिनिस। क्लर्क, क्लार्क, देव, देवोरेट, मार्टिन, मार्टिनिस। तो तीनों नाम याद हो गए हैं आपको। हे देव, मार्टिनो क्लर्क लगा दो। फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में तो आपको फिजिक्स में मिला है, ये याद कर सकते हो, 1 2 3। ठीक है, और किस काम के लिए मिला है? तो आपने शायद क्वांटम फिजिक्स का नाम सुना होगा, तो उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ डिस्कवरी की है। मैक्रोस्कोपिक
मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। आपने ये याद किया है ना दोस्तों, फिजिक्स वाले डिपार्टमेंट में जो टनल में है और वहाँ इलेक्ट्रिक सर्किट का डाटा फीड करेगा, बस आपने ये देखना है इलेक्ट्रिक सर्किट कहाँ पे है, ठीक है, टनल कहाँ पे है, और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आया होगा। फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, क्लार्क को, देवोरेट को और मार्टिनिस को। अपनी देसी भाषा में क्लर्क लगेगा, मार्टिन जो देव से उसकी माँ प्रेयर कर रही है, देव से देवोरेट हो जाएगा, मार्टिन से मार्टिनिस, क्लर्क से क्लर्क। सिंपल सी बात है यार। अगली न्यूज क्या है दोस्तों, वही है अरावली पे आई है। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ। अरावली की अगर माइनिंग की गई कि तो हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली में क्या नुकसान होगा। तो बहुत अच्छा प्रोटेस्ट किया लोगों ने, तो सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे आई है। तो उसके बारे में आता रहेगा। हमारे एग्जाम के लिए जो रेलिवेंट था हमने वो पढ़ लिया है। वीडियो जाके आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखी है, अरावली संकट के नाम से। इसरो ने लार्जेस्ट कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा है दोस्तों। इसकी हमने कल न्यूज पढ़ी थी, देखा न्यूज़पेपर में भी आया है। इसरो ने अभी ये न्यूज में आएगा और हमारे एग्जाम के लिए ना बस ये समझ लो 100% चांस है इसके आने के। बिल्कुल बोल रहा हूँ कि 100% ही चांस है। और खासकर HCS वाले एग्जाम में तो बिल्कुल भाई एकदम इसरो से वो पूछेंगे। और ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है इसरो की। तो इसरो के चेयरमैन नारायणन साहब, या एसएससी वाले पूछ लेंगे, ग्रुप डी में पूछ लेंगे, 100% नारायणन, वी नारायणन, ठीक है ना, नारायण से याद रखिए, ठीक है। और ये और कौन सी ऑर्बिट में छोड़ी गई है, LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, हमने कल भी पढ़ा था। और इसकी खास बात बताता हूँ मैं आपको, जो ये सैटेलाइट भेजी है इसका उपयोग क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा दोस्तों। जैसे अब हम मोबाइल जो यूज करते हैं उसकी रेंज टावर से आती है, आपके पास आसपास टावर आपने देखे होंगे। तो इस सैटेलाइट के बाद टावर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहीं से सिग्नल आएगा, डायरेक्ट आपके उसमें। आप देख सकते हो, यहाँ लिख रखा है, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। स्पेस बेस्ड सेलुलर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डायरेक्ट स्पेस से डायरेक्टली टू स्टैंडर्ड मोबाइल स्मार्टफोन्स। खास बात है, टावर की जरूरत ही नहीं रहेगी फिर आगे आगे, ठीक है ना। तो हमें पता होना चाहिए। और ये कौन सा लॉन्च व्हीकल था आपको पता है, LVM-3, और नाम क्या है, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट। आप मैंने कल ये डिटेल में आपको पढ़ाया था। ओके सर, नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल क्या है हमारा, ICAO के बारे में। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जहाज उड़ते हैं उसको, उससे रिलेटेड है ये सिविल एविएशन। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर, कनाडा में है, कनाडा में मॉन्ट्रियल में। ओके, इसको हम शिकागो कन्वेंशन भी बोलते हैं। इसका क्या नाम है, शिकागो कन्वेंशन। आ जाए कि शिकागो कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, सिविल एविएशन से रिलेटेड है दोस्तों। कब किया गया था, आजादी से 3 साल पहले, ठीक है ना, हमारी आजादी से। ऐसे ही थोड़ा याद करो रिलेटेबल, अच्छा आजादी से पहले हुआ था तो उधर आपको एक आइडिया होगा रफ सा। अच्छा, ठीक है। स्पेशल एजेंसी ऑफ UN है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया ने साइन की है तभी हम पढ़ रहे हैं, इंडिया ने साइन नहीं की होती तो हमारे लिए इतनी रेलिवेंट नहीं होती, ठीक है। कनाडा कहाँ पे दोस्त, ये तो बताओ। ये है सर कनाडा, अमेरिका का पड़ोसी है दोस्तों। ये मैक्सिको है, आपने सुना भी होगा कि मैक्सिको की दीवार फांद करके अमेरिका में चला गया है, बम पटाखे बजते ना, वो मैक्सिको की दीवार फांद करके ये रहा। आपको मैप में पता होना चाहिए कनाडा कहाँ है, ये रहा। USA ये इसका पड़ोसी, ये मैक्सिको, ठीक है सर। जो ये कनाडा, USA, मैक्सिको, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। एक कॉन्टिनेंट में कई देश होते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट किसको बोलेंगे, जिसमें कनाडा, USA, मैक्सिको तीनों होगा। साउथ अमेरिका किसको बोलेंगे, जिसमें ब्राजील आता है, आपने सुना होगा। ये सारे देश साउथ अमेरिका में आते हैं। ऊपर नॉर्थ अमेरिका आता है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या है, नॉर्थ अमेरिका क्या है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है और उस कॉन्टिनेंट में 3 देश हैं, कनाडा, USA और मैक्सिको। और साउथ अमेरिका में बहुत सारे देश हैं, उसमें ब्राजील भी एक आता है, ठीक है ना दोस्तों। ऐसे थोड़ा सा मैप का पता नहीं। वेनेजुएला का आपको सुना होगा, वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था एकदम खराब हो रखी है, आपने कई बार नाम सुना होगा न्यूज में, वेनेजुएला, ठीक है ना। अर्जेंटीना, जो फुटबॉल के फैन है, फुटबॉल को देखते हैं, अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा हम मैप से हम करेंगे, चीजें याद रहती हैं, ठीक है। साइक्लोन दितवा, साइक्लोन दितवा
अभी इंडियन ओशियन में आया था दोस्तों। ठीक है, बहुत नुकसान किया श्रीलंका में, 600 साढ़े 600 लोग मर गए इस साइक्लोन में। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है दोस्तों, इंडिया पैसे देगा $450 मिलियन श्रीलंका को फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एरियाज। बहुत नुकसान हो गया तो $450 मिलियन देगा श्रीलंका को इंडिया। और इंडिया ने ना श्रीलंका की मदद करने के लिए ऑपरेशन चलाया, उसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन सागर बंधु चलाया है इंडिया ने किस देश की हेल्प करने के लिए, श्रीलंका के लिए। तो उस ऑपरेशन सागर बंधु के तहत ही हम दे रहे हैं ये $450 मिलियन रुपए उनकी असिस्टेंस के लिए। हम जैसे एचसीएस की मेंस में लिख सकते हैं, जब भी आएगा तो इंडिया अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो अपनाता है अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करने के लिए, तो आप उसमें एक एग्जाम्पल में लिख सकते हो ये। ठीक है ना, हमें थोड़ा सा ऐसे भी यूज करना होगा चीजों को। ठीक है, तो मैंने ये जो $450 मिलियन लिखा ना, तो इसमें थोड़ी सी एक चीज समझाना चाहता हूँ, ये आपको बहुत कम लोग समझा पाएंगे, आप देखोगे कहीं भी। $450 मिलियन को ना दो भागों में बांटा गया, $350 मिलियन और $100 मिलियन। $100 मिलियन की तो दी है ग्रांट, भाई ये ले $100 मिलियन और तू अपने लगा जहां तुझे लगाने हैं। मतलब पैसे तुम गरीबों को डायरेक्ट दे, उनको कपड़े दे, या फिर जिन्हें घर बन गिर गए हैं उनको घर बना के दे, सड़क बना, तेरी मर्जी है, ये ले। और ना मैं वापस मांगूंगा, ना मैं पूछूंगा कि भाई तूने क्या किया। ठीक है, चाहे तू उधर जैसे इंडिया में आईपीएल होती है, तू अपना श्रीलंका की प्रीमियर लीग कर ले, ठीक है, ये तेरे पैसे हैं। ठीक है, और 350 जो बचे हैं इसको नाम देते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, यार सुना होगा तो अनदेखा कर दिया। वो लाइन ऑफ क्रेडिट किसको बोलते हैं? तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का लोन है। अगर सर लोन ही है तो फिर लोन ही लिख देते, लाइन ऑफ क्रेडिट लिखने का क्या मतलब था? थोड़ा फर्क होता है, बेसिक डिफरेंस होता है। आप ये डिफरेंस एचसीएस में और यूपीएससी में आ सकता है कभी ना कभी। लाइन ऑफ क्रेडिट, सर लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये है कि जो $350 मिलियन हम दे रहे हैं ना, ये है कि दे दी श्रीलंका को, और मान लो उन्होंने सिर्फ $200 मिलियन खर्च किए, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे ना श्रीलंकन गवर्नमेंट इंडिया को, वो सिर्फ 200 पे करेगी, और 150 भाई ये बच गए अपने, उसके उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पे करना। अगर लोन बोलते तो लोन के ऊपर मतलब तूने ले लिया, तू कुछ कर, लेकिन मेरे को तो 350 का ही 350 के ऊपर ब्याज दे। समझ रहे हो मेरी बात का फर्क क्या है? जितना यूज करेंगे सिर्फ उस पे ही ब्याज देना है, जो बच गया उसका नहीं यूज वो करना है। ठीक है, वैसे लोन ले लिया तो पूरी अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। एक नंबर डिफरेंस। दूसरा नंबर डिफरेंस ये है लाइन ऑफ क्रेडिट में कि आपको कुछ स्पेसिफिक एरियाज पे ही पैसे खर्च करने हैं। अब ये नहीं है कि तूने ले लिया और फिर बोले कि ना यार मैं तो नोरा फतेही को बुलाऊंगा और डांस करवाऊंगा और फिर जो पैसे दिए जाएंगे तो इसमें से दूंगा मैं। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मैं तो जैकलिन फर्नांडीज कहाँ से, श्रीलंका की है, मैं तो एक डांस प्रोग्राम रखूंगा और उसको दूंगा नहीं। आपको ह्यूमैनिटेरियन के लिए ही दिए गए हैं तो आप उसके लिए ही यूज कीजिए। लाइन ऑफ क्रेडिट ये बोलती है कि आप एक इंटेंडेड कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही पैसे दे सकते हो। होप सो आप समझे होगे ये कंसेप्ट है दोस्त ये हर जगह नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ये बोल दे $450 श्रीलंका को दिए, बात खत्म। नहीं, थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ेगा, और फिर यही फर्क होता है एक दो नंबर का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा लाइन ऑफ क्रेडिट और लोन में क्या फर्क है। तो ये सर श्रीलंका का मैप तो मेरे हिसाब से सब को पता ही है। इंडिया का मैप खरीदते थे श्रीलंका साथ में आता था, हम चौथी पांचवी क्लास में जब मैप फील करते थे। तो ये श्रीलंका है दोस्तों। ये आया था देखो साइक्लिन दितुवा, क्या है नाम इसका, दितुवा। दितुवा तो इसने काफी नुकसान किया हमारे इंडिया में। तमिलनाडु में इफेक्ट हुआ है, आंध्र प्रदेश इफेक्ट हुआ है। ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ही तो है। ये श्रीलंका रहा, ये तमिलनाडु रहा, ये आंध्रा रहा। ठीक है ना, थोड़ा हमें मैप के जरिए याद रहना चाहिए कि कहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इंडिया का मैप इसलिए लेके आता हूँ मैं, ताकि आप एक झलक ले लो। गुजरात ये है, राजस्थान ये है, ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है। वो बताओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होती है? कराई थी मैंने दोस्तों, गुजरात से, थोड़ी सी राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। मैंने कहा त्रिपुरा और मिजोरम, पूरे मजे आ गए। मिजोरम मिजो से मिजोरम, त्रिपुरा पूरा। ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है।
पेपर में आ चुके हैं, आपको याद होनी चाहिए। देखो रिवाइज तो करके आना पड़ेगा, कुछ चीजें मैं रिवाइज करा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा तो पता होना चाहिए ना, नोट्स बनाने जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडियन कोस्ट गार्ड। तो सबसे पहली तो बात यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। मैंने लिखवाई ये न्यूज इसलिए है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। आपको पता होना चाहिए एमएचए के अंडर क्या आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर क्या आता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं CISF BSF किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, अगर आप मेरी करंट अफेयर डेली देखते हो और उनको रिवाइज करते हो तो आपको पता होगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये है क्या, पैरामिलिट्री फोर्सेज है दोस्तों। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का जो आर्टिकल आया था उसकी न्यूज क्या थी, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली, इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, हमने खुद किए तैयार। हमने क्या किया, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, उन्होंने डिजाइन किया है एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। पोल्यूशन एक मतलब ये समझ लो एक वेसल बनाया, एक जहाज बनाया है पोल्यूशन को जो कंट्रोल करेगा, उसका नाम क्या है, समुद्र प्रताप। समुद्र प्रताप एक जहाज बनाया है इंडियन कोस्ट गार्ड में जो पोल्यूशन को कंट्रोल करेगा, हमने खुद बनाया है इंडिजिनसली। तो क्या हो गया, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेगा सर। देखो ये जहाज है, ये आप क्या रंगीन रंगीन इंद्रधनुष टाइप देख रहे हो, क्या है ये, आप बता सकते हो क्या है ये दोस्त, ये है ऑयल स्पिल। देखिए ये देख रहे हो आप, ये ब्लैक ब्लैक पानी के जो जहाज होते हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो बहुत क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। कुछ देशों में जैसे हम इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, दूसरे देशों से हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं, तो कुछ लीकेज हो जाती है, कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो सारा तेल का बहाव रिसाव हो जाता है समुद्र में, और ये बहुत खतरनाक होता है मरीन इकोसिस्टम के लिए। जो मरीन ऑर्गेनिज्म है जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों होता है सर, ये तेल आ गया इधर तो सनलाइट को पेनिट्रेट ही नहीं करने देगा अंदर, और सनलाइट तो जरूरी है। कोरल रीफ हमने पढ़ा था, कोरल रीफ हमने पढ़ा था सबसे बड़ा कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जब इनको भी सनलाइट की जरूरत होती है तो दिक्कत होती है, जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर चला जाता है, तो बहुत नुकसान होता है इसमें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्रताप को लाया गया, समुद्र प्रताप। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है पेसा एक्ट 1996। पैसा एक्ट 1996 में आया था, ये क्या है, किस बारे में है दोस्तों, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से वीडियो में आज ही डालूंगा इसकी, पैसा एक्ट की। इसको 15 से 17 मिनट लगेंगे मेरे को अलग से समझाने में। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसको ऊपर ऊपर से करना है 1996 में आता है पैसा एक्ट, बस इतना ही कर लो। लेकिन जिसको समझना है कि ये है क्या, पीसा पीसा क्या है, ये पीसा एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट उसमें आता है। नायग्रा रिवर कहाँ पाई जाती है, इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर ये है नॉर्थ अमेरिका, पेपर में आया था। तो एक्चुअली मेरे को ना नायग्रा रिवर का नहीं पता था, लेकिन मेरे को पता था नायग्रा फॉल पाया जाता है। ये क्या है, नायग्रा फॉल कहाँ है, कनाडा और यूएसए ए बॉर्डर पे है। हमने मैप में बताइए सर, हमें तो मैप में देखने में मजा आता है। ये तो कनाडा हो गया, ये अमेरिका हो गया, और अमेरिका में न्यूयॉर्क सुना होगा आपने, ये न्यूयॉर्क है। तो कहाँ पाया जाता है नायग्रा फॉल, ये यहाँ पाया जाता है दोस्तों, यहाँ। और ये कहाँ, कनाडा ही है, ये इधर इधर कनाडा, ये अमेरिका है। तो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पे पाया जाता है नायग्रा फॉल, तो मेरे को ही पता था। तो जैसे ऑप्शन आए तो नायग्रा रिवर कहाँ पाया जाता है, कनाडा था नहीं, तो फिर बच गया क्या, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका मैंने टिक किया था, जो सही था। लेकिन नायग्रा रिवर अमेरिका में पाई जाती है, इससे थोड़ा सा ऐसे भी याद होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश की, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करने की कोशिश की है, और जो छांट के मैं करंट अफेयर आपके लेके आता हूँ वो ज़्यादा डाटा नहीं लेके आता, बहुत इंपॉर्टेंट लेके आता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है उन वो लेके आता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। जुड़िए हमारे प्लेटफॉर्म के साथ और हम आपकी तैयारी बहुत अच्छे से करवाएंगे। धन्यवाद।